जनवरी 1966 की एक ठंडी जमाने वाली रात, सोवियत यूनियन का एक शहर ताशकेंट। पूरा देश गहरी नींद में सोया था, लेकिन वहां के एक हाई सिक्योरिटी विला में भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत का जश्न मनाकर अभी-अभी कमरे में लौटे थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बड़े पीस एग्रीमेंट पे साइन किया था, एक ऐसी ट्रीटी जिसने एक खूनी जंग को खत्म कर दिया था। लेकिन उस रात के खत्म होने से पहले ही एक ऐसी खबर आती है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। रात के लगभग 1:30 बजे, बिना किसी पुरानी बीमारी के, बिना किसी वार्निंग के, लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। सरकारी फाइल्स में लिखा गया कि उन्हें एक फेटल हार्ट अटैक आया था, लेकिन जैसे ही उनकी बॉडी एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड होती है, वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाते हैं। उनकी बॉडी का रंग अजीब तरीके से बदल चुका है और उनके चेहरे पर कुछ ऐसे निशान हैं जो किसी नॉर्मल बीमारी की वजह से नहीं हो सकते। उस ठंडी रात को ताशकंद में जो कुछ भी हुआ, उसने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जो आज 70 साल बाद भी भारत के पास्ट का सबसे बड़ा अनएक्सप्लेनेबल चैप्टर बना हुआ है। अब इस मिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें उस समय के हालात समझने होंगे। ये वो दौर था जब इंडिया एक बेहद मुश्किल फेज से गुजर रहा था। 1962 में चाइना के साथ हुई जंग के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि 1965 में पाकिस्तान ने एक और फ्रंट खोल दिया। इस पूरे क्राइसिस के बीच एक छोटे कद के लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति वाले इंसान ने हमारे देश की कमान संभाली थी और उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उनका दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान पूरे देश के लिए एक इमोशन बन चुका था। उनकी लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने लाहौर तक पहुंचकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जंग तो रुक गई, लेकिन दोनों देशों के बीच चल रहे इस टेंशन को परमानेंटली खत्म करने के लिए सोवियत यूनियन ने एक मीडिएटर का रोल प्ले करने का फैसला किया। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस समिट को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का पीक एरा था जहां अमेरिका और रशिया दोनों इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। शास्त्री जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ताशकंद पहुंचे। दिन रात चली लंबी नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार एक ऐसी ट्रीटी पर दोनों देशों ने साइन किया जिसे ग्लोबल डिप्लोमेसी की एक बड़ी कामयाबी माना गया। पूरे देश में खुशी का माहौल था। सब लोग उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका ये इंतजार एक कभी ना खत्म होने वाले शौक और एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में बदल जाएगा जिसका सच सरकारी लॉकर्स में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस सरफेस लेवल पर तो लॉजिकल लगती हैं, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब उनके परिवार के लोग इस नैरेटिव को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। अभी तक जो पिक्चर दुनिया के सामने रखी गई थी वो सिर्फ एक सरफेस लेवल स्टोरी थी। असली कम्प्लेक्सिटी तब समझ आती है जब हम उस रात के बाद सामने आए फिजिकल एविडेंस और आई विटनेस अकाउंट्स को क्लोजली देखते हैं। जब शास्त्री जी की बॉडी दिल्ली पहुंची तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री और उनके बेटों ने सबसे पहले उनकी बॉडी के रंग को नोटिस किया। बॉडी का रंग नीला पड़ चुका था और स्किन बहुत ड्राई थी, जैसे कि उनके ब्लड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाया गया हो। इतना ही नहीं, उनके गर्दन और पेट के पास कुछ अजीब कट्स और निशान थे जहां से ब्लड लीक हो रहा था। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर उनकी मौत एक नॉर्मल हार्ट अटैक से हुई थी तो बॉडी पर ये कट्स किस लिए लगाए गए थे? परिवार ने जब इस बारे में सवाल उठाए तो उन्हें बताया गया कि बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एम्बामिंग की प्रोसेस की गई थी, लेकिन इस बात का कोई सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया गया। दूसरा बड़ा क्रैक तब दिखता है जब उनके पर्सनल स्टाफ ने बताया कि उनका फेवरेट बॉटल जिसमें वो हमेशा पानी पीते थे, वो ताशकंद के उस विला से अचानक गायब हो गई थी। वो बॉटल कभी इंडिया वापस ही नहीं आई। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इतने बड़े सरकारी इंसिडेंट के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। ना तो रशिया के टॉप डॉक्टर्स ने उनका पोस्टमार्टम किया और ना ही दिल्ली लैंड होने के बाद इंडियन अथॉरिटीज ने इसकी ज़रूरत समझी। एक देश के प्राइम मिनिस्टर की अनएक्सप्लेनेबल कंडीशंस में मौत हो जाती है
और बिना किसी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये एक ऐसी इनकंसिस्टेंसी थी जिसने सरकारी फाइल पर हमेशा के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी तक हमने परिवार के डाउट्स देखे, लेकिन सवाल ये है कि एग्जैक्टली उस रात उस रूम के अंदर चल क्या रहा था। जब हम उस विला के टेक्निकल सेटअप और लॉजिस्टिक्स को समझते हैं तो पूरी कहानी और भी अजीब हो जाती है। शास्त्री जी को ताशकंद में जो विला दिया गया था वो बाकी इंडियन डेलीगेशन और उनके मीडिया टीम के रहने की जगह से काफ़ी दूर एक आइसोलेटेड एरिया में था। उनके पर्सनल स्टाफ ने बाद में बताया कि उनके बेड साइड टेबल पर कोई डायरेक्ट इंटरकॉम या टेलीफोन सिस्टम भी नहीं था। इसका मतलब ये था कि अगर रात में उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती या कोई भी इमरजेंसी होती तो वो एक बटन दबाकर किसी को बुला नहीं सकते थे। और आखिर में वही हुआ। जब उन्हें बेचैनी महसूस हुई तो उन्हें खुद उठकर अपने कमरे से बाहर आना पड़ा और चलकर अपने डॉक्टर चुप के कमरे में जाना पड़ा। एक हार्ट अटैक की सिचुएशन जहां हर एक सेकंड क्रिटिकल होता है, वहां ताशकंद का पूरा मैनेजमेंट उनके खिलाफ काम कर रहा था। इसके बाद आती है उनकी ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें रशियन और इंडियन डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स थे। इस रिपोर्ट के टाइमिंग में कई बड़े लूप होल्स थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्हें बचाने के लिए हर तरह के इमरजेंसी इंजेक्शंस दिए गए थे, लेकिन उनके स्टाफ के मुताबिक जब तक और डॉक्टर्स उनके पास पहुंचे तब तक उनकी पल्स ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। और इस पूरे लॉजिस्टिक्स में एक सबसे अजीब कैरेक्टर था जैन मोहम्मद, जो उस विला का एक लोकल कुक था जिसे सोवियत अथॉरिटीज ने अरेंज किया था। पता चला कि उस रात शास्त्री जी के सोने से पहले उन्हें दूध उसी कुक ने दिया था। और बाद में जब इस पूरे केस पर इन्वेस्टिगेटिव कमिटीज बनी तो इस कुक के बैकग्राउंड और उस रात के मूवमेंट्स को लेकर कोई डिटेल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स कभी पब्लिक नहीं की गईं। ये पूरा मामला सिर्फ एक कमरे के अंदर चल रही साजिश का नहीं था। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें और उस दौर के ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो बैकग्राउंड में चल रही जियोपॉलिटिकल फोर्सेस की एक स्केरी पिक्चर दिखने लगती है। ये कोल्ड वॉर का वो पीक पॉइंट था जहां दो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिका की CIA और सोवियत यूनियन की KGB, पूरे एशिया में अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स और सीक्रेट ऑपरेशंस चला रही थी। भारत उस समय एक बेहद पावरफुल डिसीजन लेने की तरफ बढ़ रहा था, अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के पीछे सबसे बड़ा दिमाग था देश के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा का। अब शॉकिंग बात यह है कि शास्त्री जी के जाने के ठीक 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी भाभा का प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 101 एल्प्स के पहाड़ों में एक अजीब एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक ही महीने के अंदर देश के दो सबसे बड़े पिलर्स का इस तरह चले जाना क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता था? कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि ग्लोबल पावर्स इंडिया के इस न्यूक्लियर स्टैंड से बिल्कुल खुश नहीं थी। और जब इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठी और बाद में राजनारायण कमेटी बनी, तो एक के बाद एक दो सबसे क्रिटिकल विटनेसेस के साथ जो हुआ वो इस कहानी को और ज़्यादा डार्क बना देता है। शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर चुग, जो उस रात वहाँ मौजूद थे, वो जब कमेटी के सामने अपनी गवाही देने के लिए दिल्ली आ रहे थे तो उनकी कार का एक ट्रक के साथ भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी और उनके परिवार की मौत हो जाती है। ठीक उसी टाइम पे उनके लॉयल सर्वेंट रामनाथ, जो उस रात उनके सबसे करीब थे, जब वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ते हैं उन्हें भी एक गाड़ी आकर कुचल देती है। रामनाथ इस हादसे में तो बच जाते हैं, लेकिन उनके दोनों पैर काटने पड़ते हैं और उनकी मेमोरी हमेशा के लिए चली जाती है। अब यहाँ जब सच बोलने वाले सारे विटनेस ही नहीं बचे तो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता लगभग हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। आज कई दशकों बाद जब हम मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टूल्स और राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं तो क्या हमें कोई नया सिग्नल मिलता है? रियलिटी ये है कि बिना किसी बायोलॉजिकल सैंपल या प्रॉपर फोरेंसिक रिपोर्ट के मॉडर्न साइंस भी इस केस में हेल्पलेस हो जाती है।
पिछले कुछ सालों में कई जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ने आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए ताकि सरकारी लॉकर्स में उन बंद फाइल्स को डीक्लासिफाई किया जा सके जो ताशकंद के उस इंसिडेंट से जुड़ी हैं। लेकिन हर बार गवर्नमेंट ने उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से साफ मना कर दिया। सरकारी अथॉरिटीज़ का कहना है कि अगर उन फाइल्स को ओपन किया गया तो इससे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस परमानेंटली खराब हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि उन फाइल्स में कुछ ऐसा ज़रूर है जो सिर्फ एक नॉर्मल हार्ट अटैक की कहानी से काफ़ी अलग है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस से हम पुराने मैप्स और टाइमलाइंस को तो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्टेट सीक्रेट्स के नाम पर उन पन्नों को छिपाया जाएगा, तब तक कोई भी मॉडर्न टूल इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इंटरनेट पे चलने वाली कई अजीब थ्योरीज को एक्सपर्ट्स सरासर खारिज करते हैं क्योंकि उनका कोई सॉलिड बेस नहीं है, लेकिन सरकारी साइलेंस ही उन थ्योरीज को हर साल और ज़्यादा जिंदा रखता है। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ऑनेस्टी और उनकी सादगी थी। एक ऐसा लीडर जो छोटे से गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचा, लेकिन उनके जाने का तरीका उतना ही उलझा हुआ और बेचैन करने वाला रहा। ताशकंद के उस सुनसान विला में जो कुछ भी हुआ, उसने ना सिर्फ एक परिवार से उनका सहारा छीना, बल्कि पूरे देश से एक ऐसी लीडरशिप छीन ली जो भारत का आने वाला कल बदल सकती थी। शायद वक्त के साथ ये सवाल और धूमिल हो जाएं और सच्चाई उन क्लासिफाइड फाइल्स के अंदर ही दफन रहे, लेकिन जब तक उनके परिवार और इस देश के लोगों को उन सवालों के सॉलिड और क्लियर आंसर्स नहीं मिलते, तब तक ताशकंद की वो ठंडी रात हमारे पास का एक ऐसा जख्म बनी रहेगी जिसे कोई सरकारी रिपोर्ट कभी भर नहीं पाएगी। सच्चाई छिपे रहने से खत्म नहीं होती, वो भटकती रहती है उन्हीं सुनसान गलियों में, उन्हीं पुरानी फाइल्स के पन्नों में, इंसाफ के इंतजार में।